जय हिंद जवानों। ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा के लिए विज्ञान के 3 महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, सैटेलाइट्स को आज बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे ताकि इससे कोई भी प्रश्न छूटे ना और कोई भी गलत ना हो। थोड़ा सा टाइम और 5 नंबर आपकी मुट्ठी में। तो आइए शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहले तो ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा में सामान्य विज्ञान का सिलेबस क्या है वो देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक है इसमें सामान्य विज्ञान, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स, तीसरा है दूरसंचार और चौथा है सैटेलाइट। तो आज हम पढ़ेंगे ये 3 टॉपिक जो सबसे महत्वपूर्ण है और इससे 5 नंबर आपके कंफर्म है। सबसे पहला टॉपिक लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे पहले तो इसकी परिभाषा जानते हैं। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी वह शाखा है जो विभिन्न माध्यमों से इलेक्ट्रॉन के प्रवाह और उनके व्यवहार का अध्ययन करती है। कौन से माध्यम? जैसे निर्वात हो गया, गैस होगी, अर्धचालक हो गया। और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स का आधार अर्धचालक से बने उपकरण है जिन्होंने भारी भरकम वैक्यूम ट्यूब की जगह ली। ये अर्धचालक क्या है इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। सबसे पहले तो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रमुख घटक कौन कौन से, कंपोनेंट कौन कौन से। तो सबसे पहला है प्रतिरोधक। यह विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है और इसका उपयोग सर्किट में करंट की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। किसका? रजिस्टर का, यानी प्रतिरोध का। दूसरा है संधारित्र यानी कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है? यह विद्युत ऊर्जा को एक विद्युत क्षेत्र के रूप में अस्थायी रूप से संग्रहित करता है यानी स्टोर करता है और इसका उपयोग पावर सप्लाई में एसी के घटकों को हटाकर शुद्ध डीसी के रूप में प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो कैपेसिटर का यूज किस में होता है? डीसी के रूप में करंट को स्टोर करने के लिए। डायोड, यह करंट को केवल एक दिशा में बहने देता है और इसका मुख्य उपयोग क्या है? तो एसी को डीसी में बदलने वाले रेक्टिफायर के रूप में यूज किया जाता है या उपयोग में लिया जाता है। ट्रांजिस्टर, यह एक अर्धचालक उपकरण है जो 2 मुख्य काम करता है। कौन कौन सा? पहला काम है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एम्पलीफाई करना और दूसरा है उसे स्विच करना यानी ऑन ऑफ करना। और यह आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की रीढ़ की हड्डी है। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की रीढ़ की हड्डी कौन है? तो ट्रांजिस्टर। नोट में देखिए, एम्पलीफायर क्या होता है? कमजोर सिग्नल को शक्तिशाली सिग्नल में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे माइक्रोफोन की आवाज होती है जो कमजोर होती है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। उसके बाद है ट्रांड्यूसर। यह ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करता है। जैसे माइक हो गया, स्पीकर हो गया, इनमें क्या यूज होता है? ट्रांड्यूसर। जैसे माइक क्या करता है? ध्वनि को किस में बदल देता है? विद्युत में। और स्पीकर क्या करता है? विद्युत को ध्वनि में बदल देता है। तो वहां क्या यूज होता है? तो ट्रांड्यूसर। ऊर्जा बैंडों की संरचना तथा विद्युत चालकता के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से में? पहला कुचालक, दूसरा अर्धचालक और तीसरा चालक। इनको एक एक करके अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले तुम कुचालक को जानते हैं। ये कौन से पदार्थ होते हैं? तो ये वो पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह लगभग नहीं होता, नगण्य बराबर होता है। और इसमें ऊर्जा बैंड कैसी होती है? तो कुचालक में संयोजकता बैंड और चालक बैंड के बीच एक बहुत बड़ा वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है जो लगभग 5 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बराबर होता है। ये जो ईवी है इसको क्या बोलते हैं? यहां मैंने अलग से लिखा है ताकि बच्चों को पता चले, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। इसी कारण इलेक्ट्रॉन है वो संयोजकता बैंड से चालन बैंड में नहीं जा पाते और इसी कारण ये धारा इसमें प्रभावित नहीं हो पाती। अच्छा, ताप का प्रभाव इन पर कैसा होता है कुचालक पर? तो ताप बढ़ाने पर इनकी प्रतिरोधकता घटती है। क्या होती है? घटती है। अब देखते हैं अर्धचालक। वे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालकताओं से कम लेकिन कुचालकताओं से अधिक होती है यानी बीच के होते हैं, तभी तो इनका नाम क्या है? अर्धचालक। और इसका ऊर्जा बैंड कैसा होता है? तो इनमें संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है लेकिन बहुत कम होता है। किसके बराबर? लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम। अर्धचालकता के 2 महत्वपूर्ण उदाहरण है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। और अर्धचालकता पर ताप का प्रभाव कैसा होता है? तो ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है। जैसे जैसे ताप बढ़ेगा इसमें चालकता बढ़ती जाएगी यानी करंट ज्यादा दौड़ेगा। और इसको अगर आप देखो तो ये है संयोजकता बैंड और इसको आप मान सकते हो चालन बैंड। इनके बीच में गैप यहां पर तो कम है और जैसे अगर कुचालक है तो इसमें ये क्या होगा? गैप बढ़ जाएगा और चालकता हो इसमें वो लगभग घट जाएगा। तो ऊपर कौन सा आएगा? संयोजकता बैंड और नीचे कौन सा आएगा? चालन बैंड। कभी अगर वन लाइनर में पूछ ले कि ऊपर कौन सा होता है तो संयोजकता बैंड होता है। उसके बाद देखते हैं चालकता। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रभावित होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो संयोजकता बैंड है और यहां पर नीचे कौन सा? चालन बैंड। इनमें क्या होता है? वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो बहुत ही कम होता है, लगभग ना के बराबर, ओवरलैप होते हैं। और इसमें ऊर्जा बैंड कैसा होता है? तो इनमें संयोजकता बैंड और चालन बैंड एक दूसरे के अतिव्यापित होती है। इसको क्या मतलब क्या बोल सकते हैं? ओवरलैप्ड होते हैं, अर्थात इनके बीच में ऊर्जा अंतराल नहीं होता, लगभग ना के बराबर। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं?
जैसे तांबा हो गया, चांदी हो गया, लोहा, इनमें क्या देखा आपने कि इसमें करंट बहुत आसानी से आ जाता है। और चालकता में ताप का प्रभाव कैसा होता है, तो ताप बढ़ाने पर इनकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। अब देखते हैं अर्धचालक को डिटेल से, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो अर्धचालकता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। सबसे पहले तो इसकी परिभाषा देखिए, वे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक और कुचालक के बीच में होती है। और इसके प्रमुख उदाहरण कौन कौन से जो हमने पीछे देखा, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इन दोनों का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है अर्धचालकता में। जैसे साधारण कंप्यूटर की चिप है वो सिलिकॉन की बनी होती है, जबकि सुपर कंप्यूटर होते हैं उसकी चिप किसकी बनी होती है, तो गैलियम आर्सेनाइड की। एक शब्द देखने को मिलेगा, डोपिंग। डोपिंग क्या होता है, अर्धचालक की चालकता बढ़ाने के लिए जानबूझकर अशुद्धि मिलाई जाती है, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, जो अशुद्धि मिलाते हैं उसको बोलते हैं डोपिंग। अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। कौन कौन से, एक नेज अर्धचालक और दूसरा अपद्रव्य अर्धचालक। पहले हम देखेंगे नेज अर्धचालक। यह अर्धचालक का अत्यंत शुद्ध रूप होता है, जिसमें कोई भी भारी अशुद्धि नहीं मिलाई जाती। नेज अर्धचालक में है वो इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या क्या होगी, हमेशा बराबर रहेगी। ये इसका मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद है अपद्रव्य अर्धचालक। जब शुद्ध अर्धचालक में उसकी चालकता बढ़ाने के लिए थोड़ी मात्रा में कोई अशुद्धि मिला दी जाती है, उपयुक्त का मतलब यह है कि उसी से रिलेटेड, तो उसे अपद्रव्य अर्धचालक कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डोपिंग, यानी अशुद्धता मिलाने को। और यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक एन प्रकार का और दूसरा पी प्रकार का। तो आइए पहला देखते हैं एन प्रकार। इस अर्धचालक में 5 संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है, यानी 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलाया जाता है। अशुद्धि कौन कौन सी, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया। और इसका आवेश वाहक कौन होता है, तो इलेक्ट्रॉन। और यह एक अशुद्धि दाता है। कौन सा दाता, अशुद्धि। इसमें सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, तो इसमें कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है, नंबर 1 फास्फोरस, नंबर 2 आर्सेनिक, नंबर 3 एंटीमनी। ये तीनों के तीनों एन प्रकार के अपद्रव्य अर्धचालक में मिलाया जाता है। उसके बाद में आ जाता है पी प्रकार। तो इसमें त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है। और ये अशुद्धि कौन कौन सी होती है, तो एक बोरोन हो गया, दूसरा इंडियम हो गया और तीसरा गैलियम हो गया। और पी प्रकार में आवेश वाहक कौन होता है, तो होल होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन। और पी प्रकार है वह एक प्रकार का अशुद्धि ग्राही है। ये ग्राही है, एन क्या है, ये अशुद्धि दाता है। देखते हैं एग्जाम फैक्ट्स, ये है जो आए हुए प्रश्न है किसी न किसी परीक्षा में। तो इसमें पहला पॉइंट है, नेज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन होल की संख्या बराबर होती है। मैंने बोला ना, याद रखना, ये आया हुआ प्रश्न है। दूसरा एन टाइप में आपको क्या ध्यान रखना है, धारा का प्रवाह मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। एन प्रकार में जो भी धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, और पी में ये होल के कारण होता है। इलेक्ट्रॉनिक के प्रमुख उपकरण और उनके प्रयोग। इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया कुछ मौलिक घटकों पर आधारित है जो मिलकर जटिल सर्किट और उपकरण बनाते हैं। यहाँ कुछ उपकरण और उनके प्रयोग दिए हुए हैं। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं डायोड। बहुत महत्वपूर्ण है, आराम से इसको समझिए। यह एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो विद्युत धारा को केवल एक दिशा में ही बहने देती है। इससे आप इलेक्ट्रॉनिक का चेकवाल भी कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक का चेकवाल किसे कहते हैं, डायोड को। और ये क्या करता है, ये विद्युत धारा को केवल एक दिशा में ही जाने देता है। डायोड का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो रेक्टिफायर के रूप में। किसके रूप में, रेक्टिफायर के रूप में। इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है, और यह चार्जर और पावर सप्लाई का एक अनिवार्य हिस्सा है। आप अपने मोबाइल को जिस चार्जर से चार्ज करते हैं, वो चार्जर क्या करता है, जो सप्लाई आ रही है पीछे से आपके घर में, वो एसी के रूप में आ रही है, उसको क्या कर देता है, डीसी में बदल देता है। तो डायोड वहां काम आता है। सिग्नल डिटेक्टर, रेडियो रिसीवर में सिग्नल का पता लगाने के लिए उपयोग में किया जाता है। तो डायोड का उपयोग सुरक्षा के लिए भी किया जाता है। किस रूप से, सर्किट को गलत पोलैरिटी से बचाने के लिए। तो डायोड को पूरा डिटेल से देखिए। सबसे पहले तो डायोड की परिभाषा। डायोड 2 टर्मिनल वाला इलेक्ट्रॉनिक घटक होता है जो विद्युत धारा को मुख्य रूप से केवल एक ही दिशा में प्रभावित होने देता है, और यह धारा के लिए एक तरफा का रास्ते का काम करता है, यानी वन वे है। डायोड क्या करता है, वन वे बना देता है। और ये 2 प्रकार के टर्मिनल कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। एनोड होता है वो प्लस यानी धनात्मक होता है, और कैथोड होता है वो ऋणात्मक होता है। एक नोट में देखिए, धारा एनोड से कैथोड की दिशा में बहती है, लेकिन कैथोड से एनोड की तरफ नहीं बहती। डायोड है वो कई प्रकार के होते हैं और जिन्हें विशेष कार्यों के लिए डिजाइन किया जाता है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं पीएन जंक्शन डायोड। यह सबसे सामान्य प्रकार का डायोड है जो पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालकों को मिलाकर बनाया जाता है। किसको, पीएन जंक्शन डायोड को। इसका मुख्य काम क्या है, तो इसका मुख्य काम है रेक्टिफिकेशन करना, यानी एसी को डीसी में बदलना।
और यह लगभग सभी पावर सप्लाई और चार्जर में पाया जाता है। दूसरा है जेनर डायोड। यह एक विशेष प्रकार का डायोड है जो उल्टी दिशा में काम करने के लिए बनाया गया है। और जेनर डायोड का मुख्य काम क्या है, तो एक निश्चित रिसीवर वोल्टेज पर करंट को प्रभावित होने देता है। और इसके उदाहरण कौन से हैं, तो इसका सबसे आम उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में किया जाता है, जो किसी सर्किट में एक स्थिर वोल्टेज प्रदान करता है। तो रेगुलेटर में क्या यूज होता है, जेनर डायोड। चार्जर में किसका उपयोग करते हैं, तो पीएन जंक्शन का। तीसरा कौन सा है, तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड, एलईडी एंड लाइट इमिटिंग डायोड। यह एक ऐसा डायोड है जो विद्युत द्वारा प्रभावित होने पर प्रकाश उत्सर्जित करता है। और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो इंडिकेटर लाइट्स हो गई, घरेलू और सजावटी लाइट हो गई, ट्रैफिक सिग्नल हो गया, मोबाइल और टीवी के डिस्प्ले में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में आता है फोटो डायोड। फोटो डायोड में क्या है, यह एलईडी का ठीक उल्टा काम करता है। यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो यह एक छोटी मात्रा में विद्युत धारा उत्पन्न कर देता है। और फोटो डायोड के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो लाइट सेंसर हो गया, टीवी रिमोट के रिसीवर हो गए, और सोलर पैनल में भी इसका यूज किया जाता है। और उसके बाद आता है शॉटकी डायोड। यह एक विशेष प्रकार का डायोड है जिसमें बहुत कम फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है और यह बहुत तेजी से स्विच कर सकता है। कौन, शॉटकी डायोड। और इसका उदाहरण कौन कौन सा है, उच्च आवृत्ति वाले सर्किट, स्विच मोड पावर सप्लाई और मिक्सर में इसका यूज किया जाता है। और 6 नंबर पर है वेरेक्टर डायोड। इसे वेरी कैप डायोड भी कहते हैं। किसको, वेरेक्टर डायोड को। यह एक ऐसा डायोड है जिसका कैपेसिटेंस उस पर लगाए गए रिसीवर वोल्टेज को बदलकर नियंत्रित किया जा सकता है या कर सकता है। और वेरेक्टर का उदाहरण कौन सा है, तो इसका उपयोग रेडियो, टीवी, मोबाइल फोन के ट्यूनिंग सर्किट में किया जाता है ताकि विभिन्न चैनलों या फ्रीक्वेंसी को सेट किया जा सके। तो रेडियो, टीवी, मोबाइल के ट्यूनिंग सर्किट में किसका उपयोग होता है, तो वेरेक्टर डायोड का। अब देखते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आईसी। यह एक छोटी सिलिकॉन चिप पर बने लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक घटकों का समूह है जिसे ट्रांजिस्टर, डायोड, प्रतिरोधक में देखा जा सकता है। और इंटीग्रेटेड सर्किट का उपनाम क्या है, तो इसको माइक्रोचिप या केबल चिप भी कहा जा सकता है। आईसी का महत्व क्या है, आईसी के आविष्कार ने ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को छोटा, सस्ता और तेज और अत्यधिक शक्तिशाली बनाना संभव किया है। और माइक्रो प्रोसेसर, यह एक ऐसी आईसी है जो कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के सभी कार्यों को करती है। अगला पॉइंट क्या है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका आधार क्या है, तो यह बाइनरी अंकों की प्रणाली पर काम करता है। और बाइनरी अंक कौन से, आपको मैंने कंप्यूटर में भी बताया था, 0 और 1। इसमें सभी सूचनाएं 0 और 1 के रूप में होती है। और 0 क्या होता है, ऑफ होता है, ऑन क्या होता है, 1 होता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अब जानते हैं लॉजिक गेट। लॉजिक गेट क्या है, यह एक डिजिटल सर्किट का सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक है। यह एक या एक से अधिक बाइनरी इनपुट के आधार पर एक सिग्नल बाइनरी आउटपुट देता है। प्रमुख गेट कौन कौन से हैं, तो एंड हो गया, और, नोट, नैड, नोर और एक्सओआर, ये सभी के सभी क्या है, ये प्रमुख गेट हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक्स के अनुप्रयोग। सबसे पहले संचार में देखो, जैसे मोबाइल फोन हो गया 2 से 5G, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, वाईफाई, उपग्रह संचार, इन सब में किसका उपयोग होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का। कंप्यूटिंग डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन हो गया। फिर चिकित्सा क्षेत्र हो गया, इसमें ईसीजी हो गया, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, इन सभी में इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग होता है। उपभोक्ता उत्पाद के रूप में डिजिटल घड़ी होगी, कैलकुलेटर हो गया, माइक्रोवेव हो गया, स्मार्ट टीवी हो गया। रक्षा और एरोस्पेस में किस रूप से यूज किया जाता है, तो रडार, ड्रोन, मिसाइल मार्गदर्शन प्रणाली और विमानों के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ये सब के सब है इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रयोग है। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक संचार की शब्दावलियां। यहां से कोई 1-2 पॉइंट निकल सकता है। सबसे पहले आप देखो ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की युक्ति। उसके बाद में सिग्नल, ट्रांसमिशन के लिए विद्युत रूप में बदली गई सूचना। फिर उसके बाद में नॉइज या शोर, संचार प्रक्रिया में आने वाली अवांछित बाधा जो सिग्नल की गुणवत्ता कम करते हैं। एक होता है प्रवर्धन, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ द्वारा सिग्नल की शक्ति बढ़ाने की प्रक्रिया। उसके बाद में आता है प्रास, जिसको इंग्लिश में रेंज बोलते हैं, स्रोत और लक्ष्य के बीच की वह अधिकतम दूरी जहां सिग्नल प्रभावी रूप से पहुंच सकता है। और उसके बाद आता है मॉड्यूलेशन, सिग्नल को उच्च आवृत्ति वाहक तरंग पर अध्यारोपित करने की प्रक्रिया को बोलते हैं। और इसके 3 प्रकार है, कौन कौन से, आयाम, आवर्ती और कला मॉड्यूलेशन। तो वो था इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक। अब देखते हैं दूरसंचार यानी टेलीकम्युनिकेशन को। सबसे पहले तो दूरसंचार के बारे में जानिए कि है क्या। इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमों का उपयोग करके लंबी दूरी तक सूचना का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है, दूरसंचार कहलाता है। जैसे तार का माध्यम हो गया, रेडियो तरंग हो गई, प्रकाश हो गया, इनके माध्यम से सूचना का आदान प्रदान किया जाता है।
सबसे पहले तो दूरसंचार का हम इतिहास जान लेते हैं। तो सबसे पहले आता टेलीग्राफ। इसका आविष्कार कब हुआ? लगभग 1837 में। और किसने किया? सैमुअल्स मोर्स। इसमें क्या होता था? तो इसमें तारों के माध्यम से में संदेश भेजे जाते थे और यह पहला इलेक्ट्रॉनिक दूरसंचार था। कौन? टेलीग्राफ। अगर प्रश्न आ जाए कि इलेक्ट्रॉनिक दूरसंचार का पहला उदाहरण कौन सा है, तो वो टेलीग्राफ है। दूसरा है टेलीफोन। इसका आविष्कार कब हुआ? 1876 में। किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। इससे पहली बार तार पर मानव की आवाज भेजना संभव हुआ। किससे? टेलीफोन से। उसके बाद आता है रेडियो। इसका आविष्कार 1896 में मार्कोनी ने किया। पहली बार रेडियो तरंगों का उपयोग करके अटलांटिक महासागर के पार बेतार यानी वायरलेस संदेश भेजा गया। किसके माध्यम से? रेडियो के माध्यम से। अब देखते हैं टेलीविजन को। इसका आविष्कार किसने किया? तो फिलो फोर्न्सवर्थ। पहला इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन का प्रदर्शन किया गया। कब? 1927 में। इंटरनेट को जानिए। इसकी शुरुआत कब हुई? तो 1960 के दशक में। तो 1960 के दशक में किसका विकास हुआ? अर्पानेट का। अर्पानेट। और इसे ही इंटरनेट का पूर्वज माना जाता है। किसको? अर्पानेट को। और यह आविष्कार किसने किया? तो विंट सरफ और बॉब कान ने। शॉर्ट के रूप में सरफ और बॉब याद रख सकते हो। अगला पॉइंट है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। इसका आविष्कार कब हुआ? तो 1989 में। और किसने किया? टिम बर्नर्स ली। क्या नाम है? टिम बर्नर्स ली। इसने इंटरनेट को आम लोगों के लिए सुलभ बनाया। किसने? WWW ने। अब नोट में देखिए, 21वीं सदी 3G, 4G, 5G, फाइबर ऑप्टिक्स और IoT, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ने दूरसंचार में क्रांति ला दी। जब से 3G, 4G, 5G या ऑप्टिकल फाइबर का यूज हुआ है, उसके बाद में इंटरनेट में एक क्रांति सी आ गई। आज आप देखो, हर गांव, हर मोहल्ले में इंटरनेट लगभग पहुंचा हुआ है। आइए अब देखते हैं दूरसंचार प्रणाली के मुख्य घटक। इसमें एक मॉडल बहुत फेमस है, उसका नाम है SMCRE मॉडल, जिसको आप याद करने के तरीके से समक्रे भी बोल सकते हो। यह मॉडल संचार प्रक्रिया को समझने के लिए एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। यह बताता है कि किसी भी सफल संचार के लिए मुख्य 5 तत्व होते हैं, जिनका सही तालमेल होना आवश्यक है। इन 5 मुख्य तत्वों में सबसे पहला लेते हैं S का मतलब सोर्स यानी स्रोत। यह संचार प्रक्रिया का शुरुआती बिंदु है। यह वह व्यक्ति या संस्था है जिसके मन में कोई विचार, सूचना या भावना उत्पन्न होती है और वह दूसरे को पहुंचाना चाहता है या दूसरे तक पहुंचाता है। इसको हम प्रेषक या सेंडर भी कह सकते हैं। विचारों को या शब्दों को डालने वाला प्रेषक या संचारकर्ता कहलाता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? जब आप अपने दोस्त को कोई मैसेज भेजते हैं तो आप क्या कहलाते हैं? आप प्रेषक कहलाते हैं या सेंडर कहलाते हैं, जो भी नाम दे लो, लेकिन चीज है वो यही है। ये सब क्या है? ये सोर्स है। इसमें दूसरा तत्व है M का मतलब मैसेज या संदेश। यह वह जानकारी या विचार या भावना है जो स्रोत द्वारा भेजा गया है, और यह शाब्दिक या अशाब्दिक हो सकता है। इसका मतलब यह या तो लिखित में हो सकता है, या बोला हुआ भी हो सकता है, या चित्र या इशारा भी किया गया होगा। इसका उदाहरण कौन सा सबसे अच्छा है? आपके द्वारा दोस्त को भेजा गया मैसेज क्या कहलाता है? मैसेज कहलाता है। इसका तीसरा पॉइंट है C का मतलब चैनल। यह वह माध्यम या रास्ता है जिसका उपयोग करके संदेश को प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। मतलब ये प्रेषक है और ये प्राप्त करता है। इसके बीच में जो जिस माध्यम से जा रहा है वो क्या है? चैनल। और इसका उदाहरण मौखिक आवाज, लिखित किताब, पत्र, ईमेल, व्हाट्सएप चैट, तस्वीरें, ऑडियो, वीडियो, टीवी, ये सब क्या है? ये चैनल है जो सेंडर हमें भेजता है और हम जिसको रिसीव करते हैं, उसका एक माध्यम है सिर्फ। चौथा है R का मतलब रिसीवर। यह वह व्यक्ति या समूह है जिसे संदेश भेजा जा रहा है और इसे ही प्राप्तकर्ता कहते हैं। ये प्रेषक हो गया, ये माध्यम हो गया, और जिसके पास ये मिलता है वो क्या हो गया? प्राप्तकर्ता बोल दो आप इसे, और रिसीवर बोल दो, एक ही बात है। और इसका सबसे बेस्ट उदाहरण क्या है? आपका दोस्त जिसे मैसेज मिला, जिसको आपने मैसेज किया। तो आप कमेंट करके एक बार ये भी बता दे आपको क्लास कैसी लग रही है, और बोर बिल्कुल भी मत होना। कुछ दिन अकेले रह के तैयारी कर लोगे तो हजारों की भीड़ आपके साथ मिलेगी, अदरवाइज हजारों की भीड़ में भी आप हमेशा अकेला पाओगे। इसलिए धैर्य के साथ हर इंफॉर्मेशन को पकड़ते जाओ। 5वां और अंतिम है इफेक्ट मतलब प्रभाव। यह संचार प्रक्रिया का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। यह वह परिणाम है जो संदेश प्राप्त करने के बाद प्राप्तकर्ता पर होता है। यह बताता है कि संचार कितना सफल हुआ। इसी के प्रभाव से ही फीडबैक उत्पन्न होता है और जो स्रोत तक पहुंचता है।
इसको आप इस उदाहरण से समझिए। छात्रों ने पाठ को समझ लिया और हाँ में सिर हिलाया, टीचर को हाँ भर के फीडबैक दे दिया। अब देखते हैं दूरसंचार के प्रकार कितने होते हैं। तो ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो वायर्ड और एक वायरलेस। तारयुक्त संचार और बेतारयुक्त संचार। सबसे पहले देखते हैं तारयुक्त संचार यानी वायर्ड कम्युनिकेशन। इसमें भौतिक तारों या केबल का उपयोग करके सिग्नल भेजा जाता है। इसका उदाहरण देखिए, लैंडलाइन टेलीफोन, तांबे के तार का उपयोग करके उसमें सिग्नल भेजा जाता है। दूसरा है फाइबर ऑप्टिक्स, कांच के पतले रेशों से प्रकाश के रूप में डेटा को भेजा जाता है। यह वायर्ड का सबसे तेज माध्यम है। इसके बाद तीसरा उदाहरण है कोएक्सियल केबल। इसका उपयोग किसमें होता है? केबल टीवी और ब्रॉडबैंड इंटरनेट में। अब देखिए बेतार संचार यानी वायरलेस कम्युनिकेशन। इसमें बिना किसी तार के हवा के माध्यम से विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग करके सिग्नल भेजा जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह सिग्नल किसके थ्रू जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से। इसका उदाहरण कौन सा है? मोबाइल फोन हो गया, 1G से लेके 5G तक जो भी चल रहा है हमारा। इसमें रेडियो तरंगों का उपयोग करके सेल टावरों के नेटवर्क के माध्यम से संचार किया जाता है। उसके बाद में वाईफाई, यह एक सीमित क्षेत्र के लिए वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करता है। उसके बाद में आ गया ब्लूटूथ, कम दूरी पर उपकरणों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे हेडफोन हो गया, स्पीकर हो गया। उसके बाद आता है सैटेलाइट संचार। सैटेलाइट संचार क्या है? अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रहों का उपयोग करके लंबी दूरी तक सिग्नल भेजे जाते हैं, जैसे DTH हो गया, GPS हो गया। अब देखते हैं प्रमुख दूर संचार की प्रौद्योगिकियां। सबसे पहले हम देखते हैं एनालॉग सिग्नल। यह एक सतत सिग्नल है जिसका मान समय के साथ क्या होता है? बदलता रहता है। एनालॉग में क्या होता है कि जो उसका मान होता है वो समय के साथ बदलता रहता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? मानव की आवाज, थर्मामीटर में पारा चढ़ना उतरना। इसे आमतौर पर साइन तरंगों के रूप में दर्शाया जाता है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए ADC का उपयोग किया जाता है। ADC का फुल फॉर्म क्या है? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। और दूसरा है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल एक असतत सिग्नल है जो जानकारी को बाइनरी कोड यानी 0 और 1 के रूप में दर्शाता है। यह समय के साथ लगातार बदलता नहीं है बल्कि निश्चित स्टेप में बदलता है। और एनालॉग क्या है? वो समय के साथ बदलता रहता है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने के लिए DAC का उपयोग किया जाता है। और DAC की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल टू एनालॉग। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन हो गया, CD हो गया, DVD, पेन ड्राइव। मोबाइल नेटवर्क की पीढ़ियां। यहां पर सबसे पहले आप देखिए जो G लिख रखा है, 1G, 2G, 3G यानी 1G, 2G, 3G। तो G का मतलब यहां पर जनरेशन से है। तो 1G का समय क्या था? 1980 का दशक। ये दशक है, हर जगह गलत लिख दिया, ये वाला दशक है। और इसमें केवल एनालॉग वॉइस कॉल हो सकती थी। उसके बाद आया 2G। 2G का समय क्या था? 1990 का दशक। और डिजिटल वॉइस कॉल और SMS इसके साथ शुरुआत हो गई, यानी इसमें क्या ऐड हो गया? SMS आने लग गया। उसके बाद आया 3G। ये समय था 2000 का दशक। मोबाइल इंटरनेट और वीडियो कॉल होना संभव हो गया 3G से। उसके बाद आया 4G। 4G का समय क्या था? 2010 का दशक। और इसमें तेजी से इंटरनेट का विकास हुआ और SD स्ट्रीमिंग तक होने लग गई। उसके बाद आया 5G। इसका समय क्या था? 2020 का दशक। इसमें स्पीड बहुत हाई हो गई जिसके कारण न्यूनतम दूरी और LOT उपकरणों को जोड़ने की क्षमता बढ़ गई। अब समझते हैं दूरसंचार के अनुप्रयोग, जिसमें सबसे पहला मोबाइल संचार। इसका सबसे आम उपयोग वॉइस कॉलिंग, SMS के लिए होता है जो हमें दुनिया के विभिन्न भागों में जोड़ता है। दूसरा इंटरनेट और डेटा। दूरसंचार हमें हाई स्पीड इंटरनेट देता है जिससे वेब ब्राउजिंग, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑनलाइन क्लासेस संभव है। मनोरंजन, टेलीविजन प्रसारण, रेडियो, OTT स्ट्रीमिंग, ये सब क्या है? ये दूरसंचार के कारण ही संभव हुआ। उसके बाद नेविगेशन। GPS तकनीक उपग्रहों से सिग्नल प्राप्त करके वाहनों को सटीक स्थान और रास्ता बताने में काम आने लग गया। ई-कॉमर्स और बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, डिजिटल भुगतान कर सकते हो, नेट बैंकिंग कर सकते हो, ये सब किसके कारण हुआ? दूरसंचार नेटवर्क के कारण ही संभव हुआ। उसके बाद में स्वास्थ्य सेवा। मरीज दूर बैठा डॉक्टरों से वीडियो कॉल कर सकता है, उससे परामर्श ले सकता है। और ग्रामीण पृष्ठभूमि के लिए तो एक रामबाण जैसा है कि कहीं भी कोई शहर में बैठा डॉक्टर से वीडियो कॉल से अपना परामर्श ले सकता है। उसके बाद में रक्षा एवं सुरक्षा। सेनाएं ऑपरेशन के दौरान समन्वय स्थापित करने और सुरक्षित संचार के लिए एनक्रिप्टेड नेटवर्क का उपयोग करती है। उसके बाद रिमोट वर्किंग। दूरसंचार ने कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा प्रदान करती है जिसके कारण कर्मचारी कहीं से भी बैठ के काम कर सकते हैं। अब थोड़ा समझते हैं GPS को। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म देखिए, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यह एक उपग्रह आधारित ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है
जो पृथ्वी पर कहीं भी किसी भी मौसम में सटीक स्थान और समय की जानकारी प्रदान करता है। और जीपीएस का काम है वो मुख्यतः 3 भागों पर निर्भर करता है। एक हो गया उपग्रह, दूसरा हो गया ग्राउंड स्टेशन और तीसरा हो गया रिसीवर। सबसे पहले देखते हैं उपग्रह यानी सैटेलाइट्स। पृथ्वी की कक्षा में लगभग 31 उपग्रह लगातार घूम रहे हैं और प्रत्येक उपग्रह अपनी सटीक स्थिति और समय की जानकारी वाले सिग्नल निरंतर पृथ्वी की ओर भेजते रहते हैं। ग्राउंड स्टेशन का क्या काम है? पृथ्वी पर स्थित ये कंट्रोल स्टेशन उपग्रहों की निगरानी करते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि उपग्रह अपनी सही कक्षा में और उनकी घड़ियां एकदम सटीक है। उसके बाद देखते हैं रिसीवर। आपका स्मार्टफोन या जीपीएस डिवाइस एक रिसीवर है। यह कम से कम 4 अलग अलग उपग्रहों से आने वाले सिग्नलों को पकड़ता है। यह रिसीवर प्रत्येक सिग्नल को उपग्रह से उस तक पहुंचाने में लगे समय को मापता है। अब देखते हैं जीपीएस के मुख्य अनुप्रयोग। सबसे पहले नेविगेशन। यह इसका सबसे आम उपयोग है। गूगल मैप्स जैसी सेवाएं जैसे कार, पैदल चलने वाले और साइकिल पर चलने वालों को जीपीएस के आधार से रास्ता दिखाते हैं। परिवहन और लॉजिस्टिक। शिपिंग और कैब कंपनियां जैसे वाहनों को ट्रैक करने, मार्गों को अनुकूल करने के लिए जीपीएस का उपयोग करती है। आपातकालीन सेवाएं, सर्वे और मानचित्रण, मौसम की भविष्यवाणी बताना, रक्षा और सैन्य विभाग में इनका उपयोग होता है। अब देखते हैं एग्जाम फैक्ट्स जो कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। जीपीएस का संचालक कौन है? जीपीएस का स्वामित्व और संचालन संयुक्त राज्य अमेरिका के स्पेस फोर्स के पास है। किसके पास? स्पेस फोर्स के पास। सटीकता। नागरिक उपयोग के लिए जीपीएस की सटीकता आमतौर पर 5 मीटर के दायरे में होती है, यानी 16 फीट। ये आपको नोट कर लेना, ये डेट मैं इसको एक बार मिटा देता हूं। 5 मीटर या 16 फीट के दायरे में होती है। इतना सटीकता के साथ ये आपको जानकारी देता है। आवश्यक उपग्रह। 2D स्थिति के लिए न्यूनतम 3 उपग्रहों की आवश्यकता होती है। कितनी? 3 उपग्रहों की। जबकि 3D के लिए ये 4 उपग्रहों की आवश्यकता पड़ती है। और अन्य नेविगेशन प्रणालियां कौन कौन सी है? जीपीएस के अलावा दुनिया में अन्य वैश्विक नेविगेशन सिस्टम भी है। जैसे रूस के पास कौन सा है? ग्लोनास। यूरोप के पास गैलीलियो। चीन के पास बाइडू। ये आया हुआ परीक्षा में किसी न किसी। चीन के पास क्या है? कौन सा नेविगेशन है? बाइडू। और भारत के पास कौन सा है? नाविक। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब जानते हैं दूरसंचार का भविष्य। भविष्य में दूरसंचार और भी उन्नत और सर्वव्यापी होगा, ये बात सार्वभौमिक सत्य है। आने वाले टाइम में 6G आ रहा है जो 5G से कई गुना अधिक तेज होगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT, घर के उपकरण से लेकर गाड़ियों और शहरों तक सब कुछ इंटरनेट से जुड़ जाएगा और आपस में इसका संवाद करेगा, यानी एक दूसरे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको शॉर्ट में AI लिखते हैं, AI नेटवर्क को स्वचालित रूप से प्रबंधित करेगा जिससे बेहतर स्पीड और सुरक्षा मिलेगी। सैटेलाइट इंटरनेट। स्पेस एक्स के स्टारलिंक जैसी परियोजना दुनिया के हर कोने में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचा सकती है। क्वांटम कम्युनिकेशन, यह भविष्य के संचार को पूरी तरीके से सुरक्षित और हैक प्रूफ बना सकता है। क्या कर सकता है? हैक प्रूफ, जो हैक नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार से संबंधित कुछ परियोजनाएं। सबसे पहला आता है राष्ट्रीय ई शासन योजना, जिसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? NEGP। इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल ई एंड गवर्नेंस प्लान। इसकी शुरुआत कब हुई? 16 मई 2006 को। और इसका उद्देश्य क्या है कि आम आदमी को उसके निवास स्थान पर ही सरकारी सेवाएं उपलब्ध करवाना। NEGP महत्वपूर्ण है। इसकी शुरुआत कब हुई? तो मई 2006 में। दूसरा है राज्य डेटा केंद्र, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं SDC। ये लागू कब हुई? जनवरी 2008 में। इसका उद्देश्य है सभी राज्यों में ई शासन सेवाओं के लिए डाटा का संग्रह और प्रबंधन करना। उसके बाद में सामान्य सेवा केंद्र, जिसको CSC बोलते हैं। पूरा नाम क्या है? कॉमन सर्विस सेंटर। और इसका उद्देश्य क्या है? तो देश के 60,000 से 1 लाख तक सामान्य सेवा केंद्र स्थापित करना। ई जिला, यह NEGP के अंतर्गत एक राज्य मिशन मोड परियोजना है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो नागरिकों को जिला स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से सरकारी सेवाएं भेजना। मुख्य सेवाएं कौन कौन सी है इसमें? जन्म, मृत्यु दर, आवास प्रमाण पत्र, समाज कल्याण और पेंशन जैसी सेवाएं देना। डाक पे, इसकी शुरुआत कब हुई? दिसंबर 2020 में। यह इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एक डिजिटल पेमेंट ऐप है। और इसका उद्देश्य क्या है? नागरिकों को बैंकिंग सेवा आसानी से उपलब्ध करवाना। उसके बाद आता है मोबाइल सेवा पोर्टल। यह सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक पहल है। इसका उद्देश्य क्या है? नागरिकों को मोबाइल पर सरकारी योजनाएं की जानकारी देना। उसके बाद डिजी लॉकर, यह डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत एक प्रमुख पहल है।
और इसका उद्देश्य क्या है? नागरिकों को क्लाउड पर अपने दस्तावेज स्टोर और एक्सेस करने की सुविधा देना। ये अब तीसरा टॉपिक देखते हैं, उपग्रह प्रौद्योगिकी। सबसे पहले तो इसका परिचय जानते हैं। उपग्रह एक ऐसा पिंड है जो किसी भी ग्रह के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक निश्चित कक्षा में परिक्रमा करता है। और उपग्रह दो प्रकार का हो सकता है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक का उदाहरण चंद्रमा है और मानव निर्मित के तो बहुत से हैं। अब देखते हैं कि उपग्रह किस कार्य प्रणाली पर काम करता है। उपग्रह को प्रक्षेपण यान द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और एक निश्चित कक्षा में स्थापित किया जाता है जहां पर वह पृथ्वी का चक्कर लगाता है। उपग्रह के दो मुख्य भाग होते हैं, एक होता है पेलोड और दूसरा होता है बस। तो पेलोड होता क्या है? उपग्रह का मुख्य उपकरण जो उसका उद्देश्य पूरा करता है, जैसे कैमरा हो गया, सेंसर हो गया, ट्रांसपोंडर हो गया। और बस क्या है? उपग्रह को जीवित रखने और काम करने में मदद करने वाले सिस्टम, जैसे पावर सप्लाई, कंट्रोल सिस्टम और प्रणोदन सिस्टम। ये सब किसके पार्ट है? तो ये बस के। अब सैटेलाइट की कक्षाएं देखते हैं। सबसे पहले देखिए LEO, लियो। लियो की फुल फॉर्म क्या है? लो अर्थ ऑर्बिट, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? निम्न भू कक्षा। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो 200 से 2000 किलोमीटर तक होती है और पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 90 से 120 मिनट में पूरा करता है। और इसका उपयोग किसमें आता है? LEO का पृथ्वी अवलोकन, मौसम की जानकारी, जासूसी और सैटेलाइट का इंटरनेट। सैटेलाइट वाले इंटरनेट कौन से है? जैसे स्टारलिंक हो गया। उसके बाद माता मियो। मियो की फुल फॉर्म क्या है? मीडियम अर्थ ऑर्बिट। हिंदी में जब बोल रहे हैं तो उसको मध्यम भू कक्षा। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? ये होती है 2000 से लेके 35,786 किलोमीटर के बीच। और ये कक्षा नेविगेशन सिस्टम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे उपयुक्त है। ये किस उपयोग में आता है? तो जैसे GPS हो गया, ग्लोनास हो गया, भारत का नाविक हो गया, ये सब इसी कक्षा में स्थापित है। GPS किसका है? अमेरिका का। ग्लोनास किसका है? रूस का। और नाविक किसका है? भारत का। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रश्न आ सकता है। GEO, इसकी फुल फॉर्म क्या है? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। हिंदी में बोले तो भूशितर कक्षा। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? इसकी फिक्स ऊंचाई होती है 35,786। इसको आप याद रख लो। इस कक्षा में उपग्रह पृथ्वी से देखने पर आकाश में एक स्थान पर स्थिर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इसकी गति है वो पृथ्वी घूर्णन गति के बराबर होती है। और इसका उपयोग किसमें किया जाता है? तो दूरसंचार और टीवी प्रसारण के लिए। अब देखो HEO। HEO की फुल फॉर्म क्या है? हाई अर्थ ऑर्बिट, उच्च भू कक्षा। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो ये 36,000 से ऊपर होता है और सामान्यतः 35,786 पर ही रहता है। ये 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। और इसका उपयोग क्या है? संचार और मौसम संबंधी उपग्रह जो होते हैं वो यहीं पर स्थापित होते हैं। अब देखते हैं विभिन्न सैटेलाइट आवर्ती बैंड और उनके उपयोग। यहाँ पर आवर्ती बैंड को देखते हैं। सैटेलाइट से संचार के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर बैंड इस्तेमाल किया जाता है ताकि सिग्नल आपस में मिक्स ना हो और हर बैंड अपना एक खास काम करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं L प्रकार का बैंड। ये इसकी आवृत्ति कितनी होती है? आवृत्ति को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो 1 से 2 गीगाहर्ट्ज। और इसका मुख्य काम क्या है? GPS सैटेलाइट इसी L बैंड के द्वारा अपनी जानकारी धरती पर भेजता है और मोबाइल फोन इसी सिग्नल को पकड़ के हमारी लोकेशन बताता है। उसके बाद में आता है S बैंड। इसकी आवृत्ति कितनी है? इसकी 2 से 4 गीगाहर्ट्ज पर। और इसका उपयोग किसमें आता है? दूरसंचार, मौसम जानकारी। दूरसंचार और मौसम जानकारी के लिए जो रडार और कुछ मोबाइल की सैटेलाइट की सेवाएं जो देते हैं वो इसी के कारण देते हैं। किस बैंड के कारण? S बैंड के कारण। इसके बाद में आता है C बैंड। इसकी आवृत्ति कितनी होती है? इसकी 4 से 8 गीगाहर्ट्ज। और इसका मुख्य काम क्या है? तो टीवी प्रसारण में। इस बैंड का उपयोग करके बड़े टीवी चैनलों द्वारा अपने प्रोग्रामों को केबल ऑपरेटरों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो उसमें क्या यूज होता है? केबल बैंड। X बैंड। इसकी आवृत्ति कितनी होती है? इसकी उससे भी ज्यादा होती है, 8 से 12 गीगाहर्ट्ज। इसका उपयोग क्या है? तो सेना इसका उपयोग करती है। यह बैंड पूरी तरह से सेना को आरक्षित है, जिसका इस्तेमाल सैन्य रडार और सुरक्षित संचार के लिए किया जाता है। उसके बाद में आता है Q बैंड। इसकी आवृत्ति कितनी होती है? तो इसकी 12 से 18 गीगाहर्ट्ज। और इसका मुख्य काम क्या है? DTH और SD टीवी चलाने के लिए। घरों की छतों पर लगी छोटी डिश इसी बैंड पर काम करती है और हमें SD चैनल दिखता है, यानी हाई क्वालिटी का। उसके बाद में आता Ka बैंड। इसकी आवृत्ति कितनी होती है? तो 27 से 40 गीगाहर्ट्ज। और इसका मुख्य काम क्या है? तो ये हाई स्पीड इंटरनेट देता है। इंटरनेट का इस्तेमाल दूर दराज के इलाकों में तेजी से इंटरनेट पहुंचाने की सेवाओं के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आपको उदाहरण दिया था स्टारलिंक। सैटेलाइट कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला होता है भूशितर उपग्रह और दूसरा कौन सा होता है? समकालिक। भूशितर और समकालिक।
पहले देखते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये उपग्रह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग वर्तीय कक्षा में 24 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करते हैं। यह भूमध्य रेखा के समानांतर होते हैं और इस कक्षा को क्लार्क कक्षा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लार्क कक्षा। दूसरा समकालिक उपग्रह। ये भूशितर उपग्रह जैसे ही होते हैं, लेकिन इनकी कक्षा भूमध्य रेखा से कुछ झुकाव पर होती है। आइए अब उपग्रह को कार्य के आधार पर वर्गीकरण देखते हैं। पहला है संचार उपग्रह। ये भूशितर कक्षा में स्थापित होते हैं और संचार के लिए ज्यादातर माइक्रोवेव तरंगों का और ट्रांसपोंडर का प्रयोग करते हैं। इसमें माइक्रोवेव तरंग और ट्रांसपोंडर का यूज किया जाता है। दूसरा है दूर संवेदी उपग्रह। ये ज्यादातर निचली कक्षाओं में स्थापित किए जाते हैं। उसके बाद आता है एक पैसिव। ये सूर्य की परावर्तिक अवरक्त किरणों का उपयोग करते हैं, यानी इंफ्रारेड किरणों का। उसके बाद में एक्टिव। ये खुद की माइक्रोवेव किरण भेजकर जानकारी एकत्रित करते हैं। अब देखिए विश्व के प्रमुख नेविगेशन सैटेलाइट। अमेरिका का क्या है? जीपीएस। जीपीएस किसका है? यूएसए का। ग्लोनास किसका है? रूस का। गैलीलियो किसका है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, जिसको शॉर्ट में ईएसए लिखते हैं। बाइंडू किसका है? चीन का। ये प्रश्न 2 बार आ चुका है, इसको आप अच्छे से देखिए। और दूसरा QZSS किसका है? जापान का। ये सुमेलित करना आ सकते हैं, तो इसको जरूर देखिए। जैसे जीपीएस दे दिया, जीपीएस के आगे आपको दे दिया जापान, और QZSS ऐसे करके 4 दे दे, इसमें दे दिया यूएसए का। इनको मिलान करना आ जाता है, इनमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं है, या फिर आपस में सुमेलित करो। इस टाइप के प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो ये 5 है, आप अच्छे से देख लो। और छठा याद करो, नाविक किसका है? तो नाविक है वो भारत का है। अब देखते हैं भारत के नेविगेशन सिस्टम। सबसे पहले देखो गगन। गगन क्या है? जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ये इसकी फुल फॉर्म है। ये किसके काम में आता है? तो ये नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए उपयोग में लिया जाता है। नाविक। नाविक की फुल फॉर्म देखिए, नेविगेशन विद इंडियन कंस्टेलेशन। और ये किस काम में आता है? तो भारत अपना लोकल जीपीएस सिस्टम तैयार कर रहा है इसके माध्यम से। वैज्ञानिक उपग्रह। सूर्य, अंतरिक्ष और अन्य ग्रहों से संबंधित जानकारी के लिए, उदाहरण के लिए आदित्य L1। उसके बाद मौसमी उपग्रह। ये ध्रुवीय या भूस्थितिज कक्षा में होते हैं और हर तरह के मौसम की जानकारी देते हैं, उदाहरण के लिए इनसैट 3D। अब समझिए सैटेलाइट के लॉन्च व्हीकल। सबसे पहले SLV। इसकी फुल फॉर्म देखिए, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसको विकसित किसने किया? तो इसरो ने। और अब ये रिटायर्ड हो चुका है। और यह ठोस ईंधन का उपयोग करता था। और रोहिणी सीरीज के जितने भी उपग्रह थे वो किसने लॉन्च किए थे या किसके माध्यम से लॉन्च हुए थे? SLV के द्वारा। उसके बाद में ASLV, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसको भी इसरो ने बनाया। ये भी अब रिटायर हो चुका है, यानी पुराना हो चुका है। उसके बाद में PSLV। इसका फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसको भी किसने बनाया? इसरो ने। और ये वर्तमान में काम कर रहा है। यह ठोस और तरल ईंधन का उपयोग करता है और लियो में उपग्रह भेजता है। उसके बाद में GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका भी इसरो के द्वारा उपयोग किया जाता है। यह मियो और HEO में उपग्रह भेजता है और इसमें ठोस, तरल और क्रायोजेनिक ईंधन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है GSLV Mark II। लियो तक 5000 किलो और HEO तक 2500 किलो तक वजन लेके जा सकता है। उसके बाद MK3। ये लियो तक 8000 किलोग्राम लेके जा सकता है और HEO तक 4000 किलोग्राम। इसने अपनी पहली उड़ान है वो 5 जून 2017 से शुरू की थी। आइए अब देखते हैं भारत के महत्वपूर्ण सैटेलाइट मिशन। सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि सैटेलाइट की बात आएगी तो इसरो को। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना कब हुई? 1969 में। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। आर्यभट्ट जो 1975 में लॉन्च किया गया था, यह भारत का पहला उपग्रह था जिसे सोवियत संघ रूस से लॉन्च किया गया था। इसरो के द्वारा रोहिणी है वो भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया पहला उपग्रह था। अब देखते हैं महत्वपूर्ण उपग्रह जो भारत के द्वारा छोड़े गए। तो शुरुआती दौर कब था? 1975 से लेकर 2000 तक। उसमें सबसे पहला था आर्यभट्ट। ये लॉन्च कब हुआ? अप्रैल 1975। इसको आप अप्रैल भी साथ में याद रखो, अप्रैल 1975। और यह भारत का पहला उपग्रह था और यह भारत का पहला स्वदेश निर्मित कृत्रिम उपग्रह था। यानी स्वदेशी उपग्रह पहला कौन सा था? तो आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को लॉन्च कहां से किया गया? तो इसे सोवियत संघ के रॉकेट कॉस्मोस 3M से लॉन्च किया गया था, क्योंकि उस समय लॉन्च व्हीकल भारत के पास नहीं था। दूसरा देखिए रोहिणी। ये लॉन्च कब हुआ? 1980 में। यह भारत अपने लॉन्च व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया पहला सफल सैटेलाइट था। रोहिणी है वो भारतीय लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था। उसके बाद में इनसैट। ये लॉन्च कब हुआ? 1983 में। और इसका नाम क्या था? इनसैट 1B। इनसैट 1 भी था लेकिन वो सफल नहीं हुआ, तो इसलिए इसके बारे में इतनी ज्यादा जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। इनसैट का उद्देश्य क्या था?
संचार, प्रसारण और मौसम विज्ञान के लिए उपयोगी था। IRS ये कब लॉन्च किया गया? तो 1983 के बाद। ये IRS की एक सीरीज है जिसमें एक के बाद एक लॉन्च किए गए। और इसकी उपयोगिता क्या है? तो पृथ्वी के अवलोकन और मैपिंग के लिए ये सैटेलाइट की सीरीज शुरू की गई। 21वीं सदी के प्रमुख मिशन जो 2001 से 2023 के बीच का है। कल्पना 1 कब लॉन्च हुआ? 2002 में। यह भारत का पहला समर्पित मौसम विज्ञान सैटेलाइट था। यानी किसको समर्पित था? मौसम विज्ञान को। उसके बाद लॉन्च किया गया चंद्रयान 1। यह कब लॉन्च हुआ? 2008 में। भारत का पहला चंद्र मिशन जिसने चंद्रमा पर पानी के अणुओं की खोज करके दुनिया को चौंका दिया। तो चंद्रयान 1 उपग्रह है वो किसके लिए जाना गया? चंद्रमा पर पानी ढूंढने के लिए। उसके बाद लॉन्च हुआ मंगलयान यानी MOM। ये कब हुआ? 2013 में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा ठीक से देखिए। भारत का पहला मंगल मिशन अपने पहले ही प्रयास में सफल होने वाला दुनिया का पहला देश बनकर इतिहास रखा। किसने? मंगलयान। उसके बाद में है एस्ट्रोसैट। कब? 2015 में। भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला जो ब्रह्मांड के रहस्यों की अध्ययन करती है। कौन? एस्ट्रोसैट। PSLV C-37 मिशन ये कब लॉन्च हुआ? 2017 में। एक ही रॉकेट से 104 सैटेलाइट लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। किसने? PSLV C-37। उसके बाद आया चंद्रयान 3। कब? 2023 में। ऐतिहासिक सफलता, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। कौन? भारत। दक्षिणी ध्रुव पर पहला कौन गया? तो चंद्रयान 3। उसके बाद में लॉन्च किया गया आदित्य L1। कब? 2023 में। सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला समर्पित अंतरिक्ष मिशन। तो आदित्य किसको समर्पित है? सूर्य के अध्ययन के लिए। अब देखिए भविष्य में भारत कौन कौन सा लॉन्च करने जा रहा है 2025 के बाद। पहला है गगनयान। इसका वर्ष क्या है? 2025-26। यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान है जिसमें मानव जाएगा। और लक्ष्य क्या है? 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना और सुरक्षित वापस लेके आना। उसके बाद में निसार। ये कब? ये 2025 में। नासा और संयुक्त मिशन है ये। कौन सा? निसार। और उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी की बदलती सतह का अध्ययन करना। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के फैक्ट है वो सुमेलित करने वाले प्रश्नों के लिए सबसे बेस्ट होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसके बाद लॉन्च करने का टारगेट है मंगलयान 2। किस वर्ष? 2026 से 28 के बीच में। भारत का दूसरा मंगल मिशन जिसे लैंडर और रोवर शामिल हो सकते हैं। इसमें क्या हो सकते हैं? लैंडर और रोवर दोनों शामिल हो सकते हैं। शुक्रयान 1 कौन से वर्ष? 2028-29 में। शुक्र ग्रह के रहस्यमय वायुमंडल अध्ययन करने के लिए भारत का पहला मिशन रहेगा। कौन सा? शुक्रयान 1। भारत का अगला मिशन क्या है? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। वर्ष कब? 2035। अंतरिक्ष में भारत का अपना स्वदेशी स्पेस स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य है। एक मिशन है चंद्रमा पर भारतीय है। यह कब तक का लक्ष्य है? 2035 तक का। चंद्रमा की सतह पर पहले भारतीय को भेजने का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। कुछ अन्य अनुप्रयोग है जिसमें आता है टेली एजुकेशन। दूर दराज के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करने के लिए एडुसेट लॉन्च किया गया था। टेलीमेडिसिन, ग्रामीण क्षेत्रों को विशेषज्ञ डॉक्टरों से जोड़ना। आपदा प्रबंधन, चक्रवात, बाढ़ जैसी आपदाओं को पूर्व चेतावनी और राहत कार्यों में मदद के लिए है। तो दोस्तों ये था साइंस एंड टेक के 3 महत्वपूर्ण टॉपिक्स। और यहां तक किस किस ने ये क्लास देखी है? एक बार आप वीडियो 2025 लिख दो। क्या लिख दो? वीडियो 2025। रियली आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अपने चैनल पर पहली बार क्लास देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहां पर बहुत कुछ मिलेगा एग्जाम के लिए। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक जरूर करते हुए जाना ताकि मेरी मेहनत को भी रिस्पेक्ट मिले। और कोई सवाल और कोई क्वेरी आपके मन में है तो कमेंट कीजिए, मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं एक अगली बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।